बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जायदाद के हवाले से मुख्तलिफ अदालती फैसले आपके सामने बयान कर रहा हूँ। पहला फैसला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि जब सिविल कोर्ट महकमा माल को कोई हुक्म देती है काम करने के लिए, तो महकमा माल के लिए ये लाजम है उस हुक्म पे एज इट इज अमल दरामद करे। उनके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो उस हुक्म को इग्नोर करें या उस पे किसी तरह का ऑब्जेक्शन लगाएं। मसलन अगर सिविल कोर्ट ने कह दिया है कि ये इंतकाल दर्ज करें या फलां इंतकाल कैंसिल करें, तो महकमा माल ने उस पे अमल दरामद करना ही करना है, चाहे उनको लग रहा हो कि ये हुक्म सही नहीं है, क्योंकि उनके पास बेसिकली ये इख्तियार ही नहीं है कि वो रिजेक्ट कर सके सिविल कोर्ट का कोई भी जारी करदा हुक्म। आगे जनाब बात हो रही है छांट के हवाले से, यानी जब पटवारी या महकमा माल वो पड़ताल करता है रिकॉर्ड का और उसमें ये बात सामने आती है कि ये इंतकालात जायद अज हिस्सा दर्ज कर दिए गए हैं, किसी शख्स ने ज्यादा रकबा सेल कर दिया है, तो ये लाजम है महकमा माल के ऊपर कि उन इंतकालात को कैंसिल करें जो जायद अज हिस्सा है। ये बात कौन कर रहा है? ये हाई कोर्ट कह रही है। आगे जनाब बात हो रही है लाहौर हाई कोर्ट कहती है कि लैंड रिकॉर्ड मैनुअल्स, अब ये क्या है? ये बेसिकली एक वो बुक है जिसमें हर बात बड़ी तफसील से बयान कर दी गई है कि जब रिकॉर्ड तैयार होना है, पटवारी ने जब रिकॉर्ड किसी भी तरह का तैयार करना है तो कैसे करना है, कोई इंतकाल दर्ज होना है, कोई फर्द बदर तैयार होना है, वट एवर, हर चीज को बड़ी वजाहत के साथ बयान कर दिया गया है। और इस पे लाहौर हाई कोर्ट कह रही है जो कुछ उसमें लिखा गया है वो बाइंडिंग है, उन उन तमाम रूल्स को, उन बातों को एज इट इज फॉलो करना है जैसे वो लिख दी गई हैं, और अगर उनको फॉलो किए बगैर कोई काम किया गया है तो वो इलीगल है। अब यहाँ ये मैं वजाहत कर दूं, हाई कोर्ट तो बेशक ये कहती रहे, प्रैक्टिकली ये है कि इस पे कोई अमल दरामद नहीं होता। जो कुछ किताबों में लिखा हुआ है, इन सब ने अपने असूल, अपने कानून बनाए हुए हैं, ये सब उसके मुताबिक चल रहे हैं। आगे जनाब बात हो रही है कि रेवेन्यू ऑफिसर वाइल अटेस्टिंग द म्यूटेशन हैव नॉट फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 42। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि जो तरीकाकार बताया गया था रेवेन्यू अफसर को इंतकाल दर्ज करते वक्त जो उसने फॉलो करना है, जब वो उसने फॉलो नहीं किया तो ऐसा इंतकाल उसकी फिर कानून में हैसियत नहीं है। इसमें मजीद आगे ये बात हुई कि नंबरदार, उसकी मौजूदगी जरूरी थी कि वो शनाख्त करता सेल करने वाले की, जो बंदा रकबा, बेसिकली ये कोई गिफ्ट की बात हो रही है, तो जब वो गिफ्ट कोई कर रहा है तो डोनर जो गिफ्ट कर रहा होता है उसे डोनर कहते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करना था किसने? नंबरदार ने। और जब नंबरदार नहीं था, उसकी गैर मौजूदगी में इंतकाल दर्ज किया गया है, तो उस इंतकाल की हैसियत फिर नहीं है। आगे जनाब बात हो रही है कि सिग्नेचर ऑफ द विटनेस एट द टाइम ऑफ सैंक्शनिंग ऑफ म्यूटेशन, एनी नंबरदार or any member of the local council can identify the vendor or the donor। अब इस जजमेंट में ये बात की जा रही है कि जो नंबरदार है, अब ये ध्यान में रखें कि हम रूटीन में कहते हैं नंबरदार, जबकि यहां लिखा होता है लंबरदार, एल से या लाम से वो लिखा जाता है। तो कहा जा रहा है कि जो नंबरदार है वो जरूरी नहीं है कि वो उसी मौजिया का हो जिस मौजिया की जमीन ट्रांसफर हो रही है, बल्कि अगर वो किसी और मौजिया का भी नंबरदार है तो फिर भी उसने आइडेंटिफाई किया तो उसकी आइडेंटिफिकेशन पे इस इंतकाल को वैलिड समझा जाएगा। आगे जनाब बात हो रही है, नो लिमिटेशन वुड रन अगेंस्ट वाइड ट्रांजैक्शन फ्रेश mutation would be sanctioned under section 42(7) land revenue act in favor of the petitioner in accordance with her sharia share। कि अगर कोई वाइड आर्डर, कोई वाइड म्यूटेशन, यानी एक ऐसा इंतकाल दर्ज कर दिया गया है जो है ही इलीगल, मसलन जो कानूनी वारसान थे वो दो थे और सिर्फ एक ही का जिक्र किया गया, तो उसके बारे में कहा गया है कि ऐसे इंतकाल की फिर अहमियत नहीं है, उसको कैंसिल किया जाएगा या कैंसिल कराया जा सकता है। आगे जनाब बात हो रही है कि अनइंटरप्टेड लॉन्ग स्टैंडिंग एंट्रीज इन रेवेन्यू रिकॉर्ड मेड ऑन बेसिस ऑफ सच म्यूटेशन एविडेंशियरी वैल्यू पार्टीज अंडर लॉ कुड एंटर इनटू ओरल एग्रीमेंट ऑफ मॉर्गेज एंड सेल ईटीसी। कोई इसी तरीके से मॉर्गेज हुई, यानी जमीन रहन रखी गई और वो जुबानी तौर पे ये सारा कुछ किया गया, तो उस हवाले से अदालत ये कह रही है कि presumption of truth would attach to such entries for having been made by revenue officials during discharge of their official duties। Such mutation supported by its such long-standing entries
would establish oral mortgage between parties even in absence of record of creation of mortgage. कि अगर किसी एंट्री कोई कर दी गई है रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर जो एक लंबे अरसे से है और उसको चैलेंज ही नहीं किया गया, तो उस एंट्री को बिल्कुल दुरुस्त माना जाएगा इस बुनियाद पे और इसी प्रिजम्पशन पे कि ये जब की रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, तो उन्होंने तमाम जो जरूरी लवाजमात थे वो पूरे करने के बाद उन्होंने ये एंट्री की, और तभी ये इतना अरसा गुजर गया तो इसको चैलेंज नहीं किया गया। चाहे वो जुबानी यानी जुबानी फरोख्त की गई हो, जुबानी हिबा किया गया हो, जुबानी मॉर्गेज की गई हो, कोई डॉक्यूमेंट एज सच तहरीर की सूरत में ना मौजूद हो, लेकिन क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर पुरानी एंट्रीज हैं तो उसको यही समझा जाएगा कि ये सब दुरुस्त तरीके पे किया गया है। आगे जनाब बात हो रही है कि ऑल माइंस एंड द मिनरल्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, कि अगर किसी के रकबे में कोई मादनियात निकल आती हैं, कोई कीमती या कोई कोयला वगैरह वट एवर, तो वो तमाम किसका तस्वुर होगा? वो गवर्नमेंट का तस्वुर होगा। प्रॉपर्टी यानी जो लैंड है ऊपर वो तो आपकी है, लेकिन उसके नीचे जो भी मादनियात हैं, कहीं तेल निकल आया है तो वो भी किसकी प्रॉपर्टी है? वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, और गवर्नमेंट की ही इजाजत से और गवर्नमेंट के ही परमिट पे वो लीज पे दे वट एवर करे, तो उसके बाद ही उसको यूज किया जा सकता है। इसलिए अगर आपकी प्रॉपर्टी में कुछ ऐसा निकल आए तो ज्यादा खुश नहीं होना। बहरहाल ये है कि जिसकी प्रॉपर्टी हो उसको भी मेरा ख्याल है कुछ शेयर मिलता है, कितना मिलता है वो मुझे नहीं मालूम। आगे जनाब बात हो रही है प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ, वंस अ टेनेंट ऑलवेज अ टेनेंट। अच्छा, ये भी बात जहन में रख लें कि आप अगर कहीं किरायादार हैं, चाहे वो ज़राई रकबा हो या दीगर आपका मकान वगैरह भी है, तो उसमें आप जितना अरसा भी रहते रहें आप टेनेंट ही रहेंगे। ऐसा नहीं होता एक बंदा कहे कि मैं इतने साल से रह रहा हूं तो इसका मतलब है अब मैं मालिक बन गया हूं, तो वो मालिक नहीं बनेगा। आगे जनाब बात हो रही है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि डॉक्यूमेंट लाइक मिसल बंदोबस्त, मिसल हकीयत, बंदोबस्त जमाबंदी, शराइत वाजिबुल अर्ज, पेडिग्री टेबल। अच्छा, ये ऊपर जो कुछ बोला वो तो आप शायद उन अल्फाज से वाकिफ हो। ये पेडिग्री टेबल यानी जो शजरा नसब जिसमें खानदान की पूरी तारीख लिखी गई होती है, यानी कौन कौन था आपके बड़ों में। ऑल कैरी प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ अंडर सेक्शन 42 ऑफ वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, कि ये जितने भी बोले गए ये बेसिकली मुख्तलिफ किताबों के आप समझ लें नाम है। तो इन तमाम के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन तमाम को प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल है, इनको दुरुस्त समझा जाएगा। और ये कब तक दुरुस्त समझे जाते हैं? जब तक आप इनको रिजेक्ट ना कर दें, आप कोई ऐसे सबूत पेश ना करें जिससे ये साबित हो कि ये जो एंट्रीज की गई हैं ये गलत है। असल बात तो कुछ और थी, इसमें ऐसा ही है। मसलन अगर कोई बंदोबस्त हुआ, एक रिकॉर्ड है सपोज आपके पास 1960 का बंदोबस्त हुआ, उसमें एक बात लिख दी गई है और आप कह रहे हैं कि ये गलत लिखा गया है, और उसको सपोर्ट करने के लिए आप कोई 1940 1920 की कोई डॉक्यूमेंट इसी तरीके का ले आए हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड का, जो आके ये साबित करे कि ये जो बाद वाली एंट्री है ये गलत है, तो फिर तो इसको कैंसिल किया जाएगा। अदरवाइज जो कुछ लिख दिया गया बंदोबस्त के वक्त उसको दुरुस्त ही माना जाएगा। आगे जनाब ये लास्ट पढ़ते हैं, वेयर एन एंट्री इन रेवेन्यू रिकॉर्ड इज नॉट चेंज्ड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, अर्लियर एंट्री वुड बी डीम्ड टू कंटिन्यू टू होल्ड द फील्ड। अच्छा, ये बहुत जबरदस्त जजमेंट है। इसमें ये बात की गई है कि अगर कोई एंट्री ऐसे सामने आ जाती है कि जिसमें पता चलता है कि ये तो फ्रॉड के जरिए की गई है और साबित हो जाता है कि ये फ्रॉड है। मसलन एक जमीन है वो ए के नाम है और अगली जमाबंदी जब बनी तो उसमें वो बी के नाम हो चुकी है। अब कोई इंतकाल नहीं हुआ, कोई रजिस्ट्री नहीं, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है बीच में, ये कैसे बी के नाम लगी है? बस सिर्फ नई जमाबंदी में बी का नाम लिख दिया गया है। अब ये बात जब सामने आ गई कि ये इस तरह हुआ है, तो फिर उस एंट्री की कोई कानून में है अहमियत नहीं है। चाहे वो बंदा आगे जो बी है उसने आगे फरोख्त कर दी तीन बंदों को और उन्होंने आगे मजीद फरोख्त कर दी, तो तब भी उन तमाम एंट्रीज की कोई अहमियत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो ओरिजिनली ट्रांसफर हुई तो वो इलीगल तरीके से हुई। आगे जो कुछ भी सब्सिक्वेंटली हुआ है उसकी कानून में हैसियत नहीं है। यही समझा जाएगा कि ओरिजिनल एंट्री अभी भी उसी तरीके से कायम है। इसलिए जब भी ये एंट्रीज ने तब्दील होना होता है, कोई भी नया इंदराज करना होता है, तो उसको प्रॉपर तरीके से किया जाना जरूरी है। अदरवाइज यही समझा जाएगा कि ये इलीगली किया गया है और इसकी कोई कानून में अहमियत नहीं है।